चलो। गुड मॉर्निंग क्लास। आपकी पहली क्लास से आज आप आते थे पहले? अच्छा, आते थे आप तो पहले। ठीक है। चश्मा कब लगा आपके? हैं? आज ही कल लगा? अच्छा अच्छा, पेपर किस किसने दिया था यहाँ पे? आपने दिया था और आपने आपने भी दिया और आपने भी दिया था। आप तो बिल्कुल। आपने भी दिया था किसी ने पेपर? आपने दिया था? कितने कितने आ रहे, चेक किया आपने नंबर अपने किसी ने? चेक किए? अटेम्प्ट कितने हैं? 22 23 आपके? अटेम्प्ट कितने आपके? 100 से? अटेम्प्ट कितने आपके? अटेम्प्ट कितने? कितने अटेम्प्ट है आपके, कितने? 30 है। बढ़िया। नंबर लगाया अपने से किसी ने? 50 आ रहे हैं? ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भाई। चलो, सच बताने की कि वो तो खैर आपको पूरा नंबर मिलता है, पर 50 बहुत कम है वैसे। तो तैयारी आपकी ठीक थी नहीं किसी की? किसी की है आपकी उम्मीद है किसी को? है ही नहीं, आपकी तो उम्मीद ही नहीं है खैर। आपको उम्मीद है कुछ? आपको उम्मीद है किसी को कुछ? उम्मीद ही नहीं है। शाबाश। आपके तो टेस्ट पेपर में अच्छे नंबर आ रहे थे शायद। है? कितने? 90 आ रहे हैं? 90 में अच्छे चांस है भाई। कैटेगरी कुछ जनरल है तो 90 92 से ऊपर कट ऑफ जाएगी नहीं इस बार। लड़की की तो 80 नीचे चली जाएगी। तो अगर 90 है तो मेंस की तैयारी सीरियस शुरू कर दो, और लड़कियों की अगर 80 टच हो रहे हैं, शुरू कर दो एकदम से। बहुत अच्छे चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। पेपर टफ था। सी सेट में भी काफी बच्चे शायद फेल हो जाए। सी सेट में पास हो रहे हो सब? सी सेट तो ठीक है। आपका ठीक हुआ सी सेट? ठीक है। अपने नंबर वगैरह लगा के मेंस की तैयारी में लग जाओ। नवंबर में मेंस होने वाला है। 3 4 महीने आपके, थोड़ी इसकी मेहनत कर लो। ठीक है, थोड़ा एक बार देख के शुरू कर लो। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने कहाँ छोड़ा था आखिरी टॉपिक? हमने कर लिया था सिकंदर लोदी में। लिखा कुछ नहीं था। ठीक है, हमने तुगलक वंश कर लिया था। और तुगलक वंश एक क्वेश्चन भी आया था जो मैं लिखाया था कि हरिहर बुक्का ने वो स्थापना की थी। वही आ भी गया था, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं काफी। तो ठीक है। तो हम लोधी वंश स्टार्ट किया था हमने, बहलो लोधी किया था। आज करेंगे हम सिकंदर लोधी। ठीक है। तो लिखना शुरू करना, सिकंदर लोधी। ठीक है, आज लिखेंगे हम 1489 से 1517। ठीक है, अब लिख लो थोड़ी देर। अब चश्मा नया नया लगा, उसको कुछ फायदा उठाओ, लिखना शुरू करो। ठीक है, तो सिकंदर लोदी है 1489 से 1517। और उस दिन में बेलो लोदी लिखाया था आपको, है ना? बेलो लोदी किस आधार पे शासन करते थे? बेलो लोदी जब राजा बने ना, तो उन्होंने अपने अमीरों के साथ कैसे नियम संबंध बनाए अपने? समानता वाला ना, सम्मानों में प्रथम वाला हिसाब किताब किया था उन्होंने। तो सिकंदर लोदी की जितनी भी नीति थी, सॉरी, बेलो लोदी, बेलो लोदी लिखा था उन्होंने। बेलो लोदी अपने अमीरों के साथ समानता का सिद्धांत का पालन करते थे कि आप लोग मेरे इक्वल हो। उन्हीं के साथ बैठा करते थे, उनकी सारी बातें सुनते थे और उसके हिसाब से निर्णय लिया करते थे। आज हम जो करेंगे, सिकंदर लोदी उनकी पूरी नीति को पलट देंगे और साम्राज्य का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो लिखना आज आप। ठीक है, तो लिखेंगे हम सिकंदर लोदी। इनके बारे में लिखना। इनका वास्तविक नाम निजाम खान था। इनका वास्तविक नाम निजाम खान था। सर, सर ज्यादा छूट गया मेरा, अभी हम जुड़े हैं।
नहीं, पहली लाइन लिख रहे हैं हम, सिकंदर लोदी शुरू कर रहे हैं 1489 से 1517। पहली लाइन हमारी कि सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खान था। आगे लिखना। उन्होंने बहलोल लोदी की नीति को पलटते हुए, उन्होंने बहलोल लोदी की नीति को पलटते हुए नीति को पलटते हुए अमीरों पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित किया। पूर्ण आधिपत्य स्थापित किया। वे एक कुशल कुशल प्रशासक थे। कुशल प्रशासक थे और उनके द्वारा उनके द्वारा भूमि को मापने की प्रथा शुरू की गई। भूमि को मापने की प्रथा शुरू की गई और भूमि को मापने की इकाई गज ए सिकंदरी हुआ करती थी। गज ए सिकंदरी हुआ करती थी। आगे लिखना। इनके शासनकाल में इनके शासनकाल में अमीरों ने इनके खिलाफ विद्रोह किया। अमीरों ने इनके खिलाफ विद्रोह किया। अमीर विद्रोह करने लगे थे क्योंकि अमीरों ने सारे राइट्स छीन लिए थे एक तरह से। अमीरों ने इनके खिलाफ विद्रोह किया, जिस कारण इन्होंने एक नए शहर की स्थापना, या फिर लिखा जिस कारण इन्होंने आगरा नामक एक नए शहर की स्थापना इन्होंने आगरा नामक एक नए शहर की स्थापना 1504 में की। आगरा नामक एक नए शहर की स्थापना 1504 में की। आगे लिखना। ये एक विद्वान शासक थे। ये एक विद्वान शासक थे और गुलरुखी के उपनाम से और गुलरुखी के उपनाम से गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखा करते थे। क्या करते थे? आगे लिखना। माना जाता है कि ये फारसी में कविताएं भी लिखा करते थे। माना जाता है कि ये हिंदू विरोधी थे। हिंदू विरोधी थे और इनके द्वारा ही कबीर की हत्या कराई गई। हत्या कराई गई। आगे लिखना। इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार पूरे उत्तर भारत पर किया।
इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत पर किया। और इनका सबसे महत्वपूर्ण विजय अभियान इनका सबसे महत्वपूर्ण विजय अभियान इनका सबसे महत्वपूर्ण विजय अभियान जौनपुर के राजा बरबक शाह को हराना माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विजय अभियान जौनपुर के राजा बरबक शाह को या बरबक शाह के विरुद्ध माना जाता है। सर ये कबीर कौन थे जिनकी हत्या इन्होंने कराई थी? ये कबीर दास जो थे। सर ये कबीर गलत है, सर ये गलत है। मगहर में इनका इन्होंने शरीर जब इनका नहीं मिला, फूल मिले थे वहां पे, मस्जिद और मंदिर दोनों बना है। तो ये इतिहास में सर बहुत गलत बात बताई जा रही है। मुझे शंका हुई तभी मैंने पूछा। इनकी हत्या नहीं कराई गई थी सर, और मुस्लिम हिंदी दोनों उनके मतलब भक्त थे। तो ये सर बिल्कुल जो मतलब पढ़ाया जा रहा कोचिंग में गलत है सर। मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली देखो, कबीर जो थे, कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के वो थे बेसिकली। बिल्कुल सर, मैं आपको बता सकती हूँ। बिल्कुल आप उत्तर प्रदेश आइए सर, आप चलिए मगहर में, और सर वहां पे मंदिर और मस्जिद दोनों पाए जाएंगे। तो ये बहुत गलत चीज, क्योंकि हत्या कराई, पहली बात तो हत्या नहीं कराई गई थी। तो मैं ये कोचिंग अगर पढ़ाया जाए तो गलत पढ़ाया जा रहा है सर। मैं बताता हूँ आपको। देखो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वो प्रोपाउंडर थे जो सिकंदर लोदी साहब थे। मैं बता दूं, देखो, सिकंदर लोदी साहब थे, वो बहुत हिंदू विरोधी थे। वो कहा करते थे कि मुस्लिम धर्म अब से सबसे ऊपर है। कबीर दास क्या बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम धर्म समान है। यही एक कुछ ब्राह्मण भी बात करते थे कि हिंदू मुस्लिम धर्म समान है, और कबीर दास भी ये बातें करते थे। तो सिकंदर लोदी कहते हैं कि इस बात से कहीं ना कहीं उनसे नाराज थे कि आप हिंदू धर्म को तुलना कर रहे हो मुस्लिम धर्म से। आप जो कह रही है ना मगर में कि हिंदू मुस्लिम धर्म दोनों जगह पूजे जाते हैं, वो सही बात है। कबीरदास दोनों के लिए एक जैसे थे। उन्होंने बिल्कुल सर ये भी है, सर ये भी है कि मतलब उनकी शरीर नहीं पाई गई थी, कुछ फूल पाए गए थे। आप किताब उठा के पढ़िएगा। हिंदू मुसलमान ने आधा आधा फूल ले लिया सर, बिल्कुल, क्योंकि मैं कबीर पंथ की महंत भी हूँ, और कबीर पंथ का बहुत बड़ा मतलब पंथ भी चलता है। तो ये तो एकदम आग लगाने वाली बात आपने बोल दी। हत्या नहीं हुई थी सर। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। अ, कबीर दास की कबीरपंथी भी है। कबीर दास की जो वो थी ना, टीचिंग्स जो थी, हिंदू मुसलमान दोनों मुझे मानता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है, दोनों मानते थे उन्हें। मैं इन राजा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, उस कंडीशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं वो बता रहा हूँ कि दोनों यूनिटी थे, और कबीर दास की बातों से वो नाराज थे। हिंदू कबीर दास ने हमेशा दोनों धर्म को समान कहा है, और दोनों धर्म को बराबर कहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अल्लाह ऊपर या भगवान ऊपर। उन्होंने कहा कि सब एक समान है और सबकी टीचिंग्स एक ही कहती है। तो इनकी टीचिंग से वो फॉलो नहीं करते थे, तो इसके खिलाफ इन्होंने किया था। हाँ सर, ये हम जानते हैं कि सिकंदर लोधी के सामने वो गए थे, और मुझे पता है, सब कुछ पता है जो आप बता रहे हैं, लेकिन हत्या वाला शब्द गलत है। बाकी इनको नाराजगी तनी तना थी, और जो पनिशमेंट वो देना चाहते थे लेकिन वो दे भी नहीं पाए सर, पता है हम लोगों को। लेकिन हत्या जैसा शब्द ये बहुत गलत इतिहास में है सर। आप ना बिल्कुल इसका विरोध। आप वो शुरू की लाइन अंडरलाइन करना जिसमें लिखाया था कि माना जाता है, कि आप उसे कर लेना, इतिहास से मानता है माना आप। जाता ही सर गलत है ना, क्योंकि वो नहीं, हिंदू हो, मुसलमान होके हिंदू पे कुछ भी वो कर जाएंगे सर। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कृष्ण को भी मार दिए होंगे, राम को भी मार दिए होंगे। इतने बड़े मुसलमान शासक था सर, ये चीज गलत है ना। माना विरोध में जाता है इसलिए आप। कर रही हूँ कि हाँ सर, माना जाता में तो गलत है, फिर इसका मतलब है लाइन ही गलत है। तो आप उस लाइन को काट दीजिए। अगर क्वेश्चन आता है आपसे कि किसके वो थे या इतिहास में माना जाता है किसने मारा, तो आप आंसर मार दीजिएगा, आप उसे काट दीजिएगा। आप मत मानना उसे। ठीक है, इतिहास में जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके क्वेश्चन ऐसा आता है कबीर को मारा किसे जाता है, कि हत्या कराई थी या कोई उससे थे, तो आप बेझिझक आंसर मान सकते हैं। तो आप ये मत मारना अगर आपको लगता नहीं है। ठीक है, तो मैं जो इतिहास में वो आपको बता रहा हूँ वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये इनके काम थे, ये इनके सिकंदर लोदी के हमारे वो थे। क्लियर है आप लोगों को? और ये जो है ना जौनपुर की जो ये बर्बक शाह थे, इसे याद रखना आप लोग। जौनपुर का शर्की आएगा अभी एक वंश, मैं आपको ना एक छोटे से वंश लिखाऊंगा कहाँ पे। जौनपुर का शर्की वंश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वंश भी रहा है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये विजय इसलिए बहुत बड़ी विजय मानी जाती है इनके बर्बक शाह के खिलाफ। ठीक है, वैसे जौनपुर इनसे पहले जो थे बैनुल लोदी, उन्होंने जीत लिया था, लेकिन उन्होंने, मैं बताया ना, अमीरों के साथ कभी ऐसा नहीं करते थे कि मेरा हो गया ये आपका है। इन्होंने बिल्कुल अपोजिट कर लिया था, तो इनके सारे ये बात है। ठीक है, तो बात रखना, सिकंदर लोदी अगर मध्यकालीन भारत की बात करें ना,
तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और ये जो थे इल्तुतमिश टाइप के, इनमें सिकंदर लोदी का नाम भी लिया जाता है। बहुत बड़े सुधारक थे, बहुत बड़े प्रशासक थे, बहुत बड़े मिलिट्री लेजेंड टाइप के थे। तो सिकंदर लोदी का बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है उस टाइम पे। हालांकि थोड़ा एंटी हिंदू सोच रखा करते थे, वो अलग सी बात है, ठीक है। तो ये लिखते हैं। अब इनके अगले लास्ट राजा लिखे, लास्ट राजा कौन है इनके? इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किससे हारे थे? वंश कब समाप्त होता है? बाबर से। किस लड़ाई में हारे थे? पानीपत। मैंने एक दिन आपको लिखाया था बाबर की 4 लड़ाई, याद रखना। कौन कौन सी थी पहली? पानीपत, फिर खानवा, चंदेरी, और फिर घाघरा। ये एग्जैक्ट मैंने एक दिन पहले भी आपको लिखाए थे। ये 4 युद्ध याद करना, इस क्रम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया, क्रम में लगाओ। देखो कुछ क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं हिस्ट्री में। इन युद्ध में एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये 26, ये भी याद रखना, बिल्कुल एक क्रम से है ये 1526 का है, ये 27 का हो जाएगा, ये 28 का हो जाएगा, ये फिर 29 का हो जाएगा। इसके बाद बाबर सबको हरा के वापस काबुल जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 युद्ध मैंने उस दिन भी आपको कहा था, अगर उस दिन याद रहता तो एक क्वेश्चन और सही आता है आपका, ठीक है। तो इनसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल रिपीटेड है कि ये पूछेंगे ही पूछेंगे। इन 4 युद्ध में से एक हमेशा पूछेंगे पूछेंगे, पक्की बात होती है, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी की हम बात करेंगे। देखो मैंने आपको बहलोल लोदी बताया। बहलोल लोदी अपने अमीरों को बिल्कुल समान मानता था, किसी की कोई लड़ाई नहीं थी। सिकंदर लोदी ने उन पे आधिपत्य जमाया तो अमीर इनसे बहुत नाराज हो गए, ठीक है, उन्होंने विरोध किया। लेकिन सिकंदर लोदी मिलिट्री रूप से काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, तो उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी या दबा दिए सब विद्रोह। अब इब्राहिम लोदी के आते आते उन अमीरों ने और ज्यादा विद्रोह करने शुरू कर दिए, ठीक है। अब जो विद्रोह शुरू हुए, इब्राहिम लोदी इतने स्ट्रांग भी थे। एक तो देखो भारत में अमीर जो थे इनके अलग अलग जगह विद्रोह कर रहे थे। इस समय एक और राजा आता है चित्तौड़ के, राणा सांगा, सिसोदिया वंश के। पूरा महान वंश माना जाता है चित्तौड़ का पूरा। उनमें से कहा जाता है कि राजस्थान के सभी राजाओं ने, अधिकांश राजाओं ने मुगल वंश के सामने घुटने टेके, कभी राणा वंश ने नहीं टेके। राणा वंश या की सिसोदिया वंश जिसे हम कहते हैं ना, ये हमेशा राणा सांगा से शुरू हो गए, आखिरी तक लड़ते रहे, महाराणा प्रताप तक ये मुगलों से लड़ते रहे। उसके बाद थोड़ा संबंध ठीक हो गए थे, लेकिन ऐसे बिल्कुल सिर झुकाने वाली बात कभी नहीं थी। तो वो राणा सांगा भी इनके अगेंस्ट है, ठीक है। तो एक तो राणा सांगा हो गया आपके इस टाइम पीरियड के, और बाकी सारे अमीर हो गए इनके, जितने भी अमीर थे। इन अमीर में एक नाम था दौलत खान लोदीन का। अब देखो दो कहानियां यहाँ पे। अब देखो आप में कुछ मेवाड़ का तो नहीं है, फिर वरना उस पे वो होगा। क्योंकि ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था कि आप हम पे अटैक कीजिए, ठीक है। इतिहास में इसके प्रमाण भी है कि राणा सांगा ने और दौलत खान लोधी बाबर से जाके मिलते हैं और बोलते हैं कि आप इंडिया पे आके अटैक कीजिए, लोधी वंश का सफाया कीजिए। उन्हें पता था कि बाबर एक लुटेरा है, लूट के चले जाएगा वापस, और उसके बाद दौलत खान लोधी या फिर राणा सांगा दिल्ली की सत्ता में बैठेंगे, तो ये माना जाता है, ठीक है। हालांकि बाबर आता है, बाबर जब अटैक करता है इब्राहिम लोदी पे, इब्राहिम लोदी को हराता है, तो बाबर बोलता है अब मैं दिल्ली की धरती पे बैठूंगा, गद्दी पे बैठूंगा। इसके बाद ही तो फिर ये शुरू होता है। तो बैटल ऑफ पानीपत तो एक छोटा युद्ध था। राणा सांगा ने बहुत, सॉरी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को बहुत इजीली हरा दिया, बहुत बड़ी फोर्स नहीं था, बाबर एक बहुत बड़ी शक्ति होता था उस समय, ठीक है। अब मुगल वंश की जो असली नींव रखी गई ना, असली नींव इस खानवा के युद्ध से मानी जाती है, जिसमें राणा सांगा को हराया था, ठीक है। तो फिर राणा सांगा से बाद में लड़ते हैं, क्योंकि राणा सांगा पहले एक तरह से ना, ये नहीं कहेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से कि बाबर की आर्मी के कंधा से कंधा मिला के राणा सांगा की आर्मी चल रही है लोधी को हराने के लिए। लेकिन इस बात की पूरा है इतिहास में दर्ज कि राणा सांगा और दौलत खान लोधी दोनों ने इनवाइट किया था कि आके अटैक कीजिए, जो भी आपको लूट का माल है बटोरिए, चले जाइए, बाकी हम दोनों देख लेंगे, ठीक है। हालांकि इनका दांव उल्टा पड़ गया और फिर मुगल वंश की नींव रखी गई। तो ये सब इब्राहिम लोधी के उसमें रखा जाएगा। इब्राहिम लोदी जो है वो इतने स्ट्रांग भी नहीं, थोड़ा वीक थे मिलिट्री से। ये राणा सांगा से भी हार गए थे बैटल ऑफ गैलोती में, ठीक है। तो राणा सांगा एक बड़ी फोर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, भले दिल्ली की सत्ता इब्राहिम लोदी के हाथ में थी, लेकिन राणा सांगा काफी स्ट्रांग राजा थे उस समय, ठीक है। तो इनकी मैं एक दो बैटल की बात करूंगा, दौलत खान लोदी की बात करूंगा। इनकी कुछ ऐसे कुछ साहसिक कारनामे नहीं है, ना कुछ सुधार है, तो हम दो चार लाइनों में से निपटाते हैं, ठीक है।
तो लिखना इब्राहिम लोदी के बारे में। इनके काल तक आते आते इनके काल तक आते आते अमीरों के विद्रोह बढ़ गए। अमीरों के विद्रोह बढ़ गए। इन अमीरों का नेतृत्व नेतृत्व दौलत खान लोधी ने किया। दौलत खान लोधी ने किया। दौलत खान लोधी ने किया। आगे लिखना। इन्हीं के समय इन्हीं के समय मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा सर सर आपकी आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही। ठीक है। ठीक है, अब आ रही है ना आवाज? यस सर। यस अब आ सर, रही है? आने लगी। ठीक है, ठीक। तो लिखना इसमें इन्हीं के काल में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा राणा सांगा मजबूत होकर उभरे और राणा सांगा द्वारा सर इन्हीं के काल में। इनके काल में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा राणा सांगा। ठीक है, राजा राणा एक ही शब्द है। ठीक है, मैं आपको अलग अलग लिखा रहा हूं, लेकिन राणा मतलब राजा ही होता है। ठीक है, राजा राणा सांगा मजबूत होकर उभरे और इनके द्वारा इब्राहिम लोदी को इब्राहिम लोदी को गहतोली। ठीक है, एक वर्ड याद रखना है, गहतोली या ऐसे खतौली का युद्ध भी कहते हैं। इनके द्वारा इब्राहिम लोदी को गहतोली या खतौली के युद्ध 1518 में पराजित भी किया गया। आगे लिखना। माना जाता है कि माना जाता है कि दौलत खान लोदी और राणा सांगा के आमंत्रण पर माना जाता है कि दौलत खान लोदी और राणा सांगा के आमंत्रण पर
आमंत्रण निमंत्रण, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क होता है? होता तो है तभी सर पूछ रहा आमंत्रण, सर आमंत्रण में बुलाया जाता है, हूँ। मतलब आमंत्रण मतलब दिया गया कि आइए आप हमारे यहाँ। और सर निमंत्रण में भी यही कहा जाता है कि आप इस फला डेट को आपको मेरे यहाँ आना है। नहीं, आमंत्रण डिफरेंस में जी। डिफरेंस होता है कुछ। हिंदी आप ढंग से पढ़ोगे, व्याकरण में आप पढ़ रहे होंगे आप लोग। आमंत्रण निमंत्रण में डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूँ आपको याद होगा। ये ये एक बार हिंदी के पेपर में याद है, पीसीएस में बेस पे पूछा गया था। एक आमंत्रण, मैं बताता हूँ, देखो आमंत्रण निमंत्रण क्या होता है। निमंत्रण इज ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, निमंत्रण ज्यादा आग्रह करके। मैं आमंत्रण कर रहा हूँ, आप सबको आमंत्रण कर दूंगा कि आ जाओ भाई मेरी शादी है। निमंत्रण एक बिल्कुल जाके आग्रह के स्पेशली साथ आपके सर, घर में जाके। आग्रह के, हाँ आग्रह के हाँ, साथ में आग्रह विशेष के साथ। शिष्टाचार के साथ में तो जी। वो ज्यादा होता है कि आमंत्रित कर रहा हूँ तो भले ही आना। निमंत्रण मतलब कि मैं आपको पूरा पत्र देके जाके इंडिविजुअली जाके हाथ जोड़ के कि जरूर आना, ये सब करके, वो निमंत्रण होता है। तो ये डिफरेंस होता है। हिंदी में पूछे आते हैं, आप पढ़ रहे हो हिंदी अगर तो याद रखना, ठीक है। तो क्या लिखा, माना जाता है कि राणा सांगा और दौलत खान लोधी के आमंत्र पूरा आमंत्रण पर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। और 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में और 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर सल्तनत युग समाप्त कर मुगल वंश की नींव रखी। को हराकर सल्तनत युग समाप्त कर मुगल वंश की नींव रखी। नींव रखी, ठीक है। तो ये हमारी सल्तनत काल थी पूरी, ठीक है। सल्तनत काल में हमने सारी वंश पढ़े, सबके योगदान पढ़े। और इस तरह से माना जाता है कि सल्तनत काल शुरू हो रहा है सेकंड बैटल ऑफ तराइन से और खत्म कब हो रहा है, पानीपत के प्रथम युद्ध से, ठीक है। तो ये मोटा मोटा पूरा सल्तनत काल माना जाता है। हमने सारे वंश कर लिए। अब देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री में अभी देखो हमारा क्या बचा है, मुगल वंश बचा है, ठीक है। इसके अलावा विजयनगर बहमनी साम्राज्य भी पढ़ते हैं। थोड़ा हम भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं कि कौन कौन से सूफी संत थे, कौन कौन से आपके बाकी भक्ति आचार्य वगैरह थे, ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये आपका बचेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले सल्तनत काल का ना, देखो आपको प्रशासनिक व्यवस्था, थोड़ा इनका मिलिट्री सिस्टम, और थोड़ा इनका जो टैक्सेशन सिस्टम था, और थोड़ा इनका जो आर्किटेक्चर था, वो लिख लेते हैं जो वन वर्ड में क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, ठीक है। तो आपका सल्तनत खत्म कर देते हैं। आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ लिया ना पूरा वैसे, तो उसमें आपका भी चलेगा शायद, आप लोगों ने पढ़ लिया तो उसमें आपने पढ़ लिया होगा ना कि भाई सल्तनत काल में तुगलक वंश पे क्या इंपॉर्टेंट उसमें ऐड किया, खिलजी काल में कैसे आपकी मेहराबें वगैरह बना करती थी, वो सब हो गया ना आप लोगों का, ठीक है। तो उस चीजों में नहीं जाऊंगा मैं आपको बस इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा दूंगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, ये किसने बनाया, वो किसने बनाया, वो लिख लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले लिखना आप सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था लिखते हैं हम, मैं आपको समझाता रहूंगा साथ में, लिखना पहले लाइन लिखना, सल्तनत कालीन प्रशासन। सल्तनत कालीन प्रशासन मुख्यतः मुख्यतः सुल्तान के अंतर्गत ही आता था। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सल्तनत कालीन प्रशासन मुख्यतः सुल्तान के अंतर्गत ही आता था।
सुल्तान के अंतर्गत ही आता था। इनकी सहायता के लिए मुख्यतः 4 विभाग हुआ करते थे। इनकी सहायता के लिए मुख्यतः 4 विभाग हुआ करते थे। ठीक है, 4 विभाग हुआ करते थे जो कि निम्न है, एक एक करके विभाग लिखेंगे हम। सबसे पहले जो विभाग है उसका नाम लिखना आप, दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत। ठीक है, अब देखना, दीवान ए विजारत किस चीज का विभाग है? ये ना सभी कार्यों का विभाग होता है वैसे बेसिकली, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है राजस्व विभाग। ठीक है, मैं या तो आपको स्टेटमेंट लिखाना वैसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये किस चीज का विभाग है? राजस्व विभाग है। इसके अधिकारी लिख लेते हैं हम। देखो इसके अधिकारी कौन कौन है। इसका सबसे अध्यक्ष कौन है? वजीर। ठीक है, सेकंड इंचार्ज कौन होता है? नायब वजीर। ठीक है, ये है मुशरिफ ए मुमलिक। मुशरिफ ए मुमलिक। ये इसके मुशरिफ ए मुमलिक में लिखना, ये है आपका लेखा अधिकारी। समझ रहे हो? पूरा आपको डिक्टेट कराऊं सब चीजें। ठीक है, ये लिख सकते हो। देखो, वजीर इस विभाग का मुखिया है, नायब वजीर सेकंड इन कमांड है, फिर आता है मुशरिफ ए मुमलिक जो कि लेखा अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, इसके आगे लिखना, इसी के आगे नीचे लिख लेना नजीर। नजीर, नजीर में लिखना ये मुशरिफ ए मुमलिक का सहायक हुआ करता था। नजीर, नजीर है मुशरिफ ए मुमलिक का सहायक। ठीक है, कितना लिखा? अगला ऑफिसर इसी की में आ रहा है, वो है मुस्तौफी ए मुमलिक। सर ये सेकंड नंबर है। नहीं, इसी में चल रही है, इसी के अधिकारी चल रहे हैं हमारे। मैं ये जो विभाग लिखा ना हमने, दीवान ए विजारत, इसी के अधिकारी है ये। ठीक है, जैसे में इसके अधिकारी पहले हमने वजीर लिखा है, फिर नायब वजीर लिखा है, फिर मुशरिफ मुमलिक है जो कि लेखा अधिकारी है, फिर नजीर है जो कि लेखा अधिकारी मुशरिफ मुमलिक का सहायक है। ठीक है, अगला आता है मुस्तौफी मुमलिक, ये बेसिकली लेखा परीक्षक है। मैं डिफरेंस बताऊंगा अभी आपको। लेखा परीक्षक है। लास्ट में एक अधिकारी आता है, वो है वकूफ। वकूफ, ये लिखता है वकूफ में मुस्तौफी मुमलिक का सहायक। सर ये वजीर के आगे वकूफ लिखेंगे ना सर? नहीं नहीं, वजीर के आगे नहीं, सब अलग अलग है, सब अलग है। मैं आपको फिर बताया था, देखो मैं आपको स्टेटमेंट भी लिखाऊंगा अगली बार से। अब ये समझना, देखो सुल्तान के अंतर्गत अलग अलग विभाग आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट विभाग जो है वो है दीवान ए विजारत। ठीक है, जब कोई डिपार्टमेंट होगा उसमें कई सारे ऑफिसर होते हैं, तो ये विभाग सबसे बड़ा अधिकारी होता है वजीर। ये वजीर कौन है? दीवान ए विजारत का प्रमुख। ठीक है, इसके साथ एक और अधिकारी था, वो था नायब वजीर, जो इसके साथ मिलकर काम करता था। तीसरा अधिकारी होता था मुशरिफ ए मुमलिक। ये कौन है? लेखा अधिकारी है, मतलब ये सारे अकाउंट मेंटेन करने वाले अधिकारी है, मुशरिफ ए मुमलिक। और नजीर कौन है? इसका सहायक है, इसके सहायता करता है, अकाउंट लिखने में जो सहायता करेगा वो नजीर है, क्लर्क मान लो उसे एक तरह से। ठीक है, इसके बाद अगला अधिकारी कौन आता है? मुस्तौफी ए मुमलिक, ये लेखा परीक्षक है। लेखा परीक्षक मतलब ऑडिट करने वाला आदमी। एक तो अकाउंट लिख रहा है, अकाउंट मेंटेन कर रहा है,
ऑडिट करने वाला जो अधिकारी होता था मुस्ताफिया मुमलिक होता था, और मुस्ताफिया मुमलिक को लेखा परीक्षण करते हुए, ऑडिट करते हुए सहायता करने का जो अधिकारी होता था वो वकूफ होता था। तो ये इस पूरे विभाग का ताना बाना था। एक राजस्व विभाग है, देखो राजस्व विभाग का काम क्या होता है, फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट करना, उन फाइनेंस का लेखा जोखा लिखना, वो फाइनेंस जिस खर्चे में जा रहा है उसमें खर्चा हुआ कि नहीं हुआ उसको ऑडिट करना। तो सारे अधिकारी दीवाने वजारत में ये थे हमारे। क्लियर? ओके सर, वो गलती ये हो गई ना कि आपने ऊपर हाँ यार, जगह नहीं मुस्तौफी थी ए ना। मुफलिक, तो हमें लगा इसमें का ऐड किया ना, वही हाँ कंफ्यूजन हो गया। कोई हाँ, वो नहीं एक ही सर, बात है समझ में कि आ गया। जी 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 जी। ठीक है, ठीक। तो एक की बात है कि 6-7 अधिकारी हैं, आप याद रखना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट विभाग दीवाने वजारती है। ठीक है, तो ये पहला विभाग था। अगला विभाग लिखना आप, अगला विभाग लिखना आप दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। ठीक है, दीवाने अर्ज क्या है? दीवाने अर्ज एक आपका सैन्य विभाग है। दीवाने सर्ज सैन्य विभाग है, और उसमें एक ही ऑफिसर इंचार्ज होता था, वो होता था अर्ज ए मुमलिक। अर्ज ए मुमलिक। ठीक है, अर्ज ए मुमलिक कौन है? ये दीवाने अर्ज विभाग का मुखिया है, अर्ज ए मुमलिक। ठीक है, समझ में आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन है? ठीक है, जैसे मैं बताया था कि पहला विभाग दीवाने वजारत था, दूसरा विभाग आपका ये है दीवाने अर्ज, जो कि सैनिक विभाग है। और इसमें एक ही अधिकारी है, अर्ज ए मुमलिक, जो कि सैन्य कमांडर, सैन्य अधिकारी होता था। अब वो हमें पता ही है कि चेहरा प्रथा, दाग प्रथा सब इसके अंडर होगी, है ना। हमने पढ़ा था ना अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार में कि चेहरा प्रथा और पर्दा प्रथा मेंटेन करनी पड़ेगी, सैनिकों को वेतन जाएगा, ये सब अर्ज ए मुमलिक देखता था, इंपॉर्टेंट विभाग था। ठीक है, अगला लिखेंगे, अगला विभाग जो इंपॉर्टेंट है वो विभाग है दीवान ए इंचा। दीवान ए इंचा। ठीक है, ये बेसिकली ना उसका होता था, करस्पॉन्डेंस को क्या बोलते हैं? पत्राचार, समझते हो आप? पत्राचार हो गया आपका। शाही पत्राचार क्या होता है? शाही पत्राचार लिखना है, शाही पत्राचार हो गया। थोड़ा बहुत ये भी मान सकते हैं कि जासूसी विभाग भी यही है। ठीक है, तो दीवान इंच में लिखना है कि पत्राचार और जासूसी विभाग टाइप का है। ठीक है, इसका जो चीफ होता था उसका नाम था दबिर ए खास। दबिर ए खास, दबिर ए खास में लिखना है दीवाने इंचे का प्रमुख। ठीक है, दबीर खास कौन होता था? दीवाने इंचे का प्रमुख भी है। और ये एक तरह से ना, ये आप देख सकते हो कि आज के दिन का ना मुख्य सचिव टाइप का है ये। ठीक है, सुल्तान का मुख्य सचिव टाइप का है, क्योंकि देखो सुल्तान क्या करेगा, सुल्तान जितने भी अपने नीचे ऑफिसर है, मिनिस्टर है, जो आदेश देगा इसके माध्यम से देगा। जो मुख्य सचिव जो दबीर खास है ना, बहुत क्लोज होता था सुल्तान का, बगल में बैठ के सुल्तान बोलता था यार वहां का राज्यपाल है उसे बोलो कि ये ठीक करे। तो मुख्य सचिव ये जो दबेरे खास था अपने नाम से पत्र लिख के भेजता था कि सुल्तान का ये आदेश हुआ कि ये किया जाए। या फिर कोई और मिनिस्टर है, मान लो कि सैन्य विभाग का मुखिया अर्ज मुमलिक है, उसे बोलना है कि भाई आप घोड़े की संख्या बढ़ानी है, तो फिर दबेरे खास एक पत्राचार करता था कि सुल्तान का आदेश है कि ये किया जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पद हुआ करता था। देखो जासूसी विभाग का मुखिया भी है, तो जासूसी विभाग बहुत इंपॉर्टेंट उस समय हुआ करता था कि सुल्तान के खिलाफ कोई साजिश वगैरह तो रच नहीं रहा है, ये सब चीजें। तो बहुत इंपॉर्टेंट दबीर खास होता था, लिखा है देखो खास लिखा है उसके नाम में ही, दबीर खास। तो बेसिकली पत्राचार भी देखता था और सारे स्पाइस नेटवर्क देखता था। ठीक है, इसके अलावा दो और ऑप्शन होते हैं, लिखता दबिर, दबिर और बरिद। दो और ऑफिसर इसके अंदर है, दबिर भी लिखता आप। दबिर आपके संदेश वाहक हो गए।
दबीर संदेशवाहक हो गए, मतलब कि जो पत्राचार को लेके जाएंगे, दबीर हो गए संदेशवाहक। और जो बरिद हो गए, ये बरिद एक तरह के जासूस हुआ करते थे। ठीक है, तो पूरा एक नेटवर्क बना रखा था इसने कि बरिद अलग अलग जगह पे बरिद होंगे, बरिद सारी की सारी रिपोर्टिंग करके देंगे इसे, दबीर खास को। और दबीर खास फिर अपने सुल्तान को बताएगा कि ये अमीर, ये सूबेदार, या फिर ये मंत्री, ये आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, ये है, वो है, सो है। ठीक है, तो पूरा एक विभाग होता था जिसे हम दीवाने इंचा कहते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट विभाग था। अगला लिखना आप, एक और विभाग है दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन सा विभाग है? ये धार्मिक अनुदान और न्याय का विभाग है। ठीक है, उसमें न्याय भी यही देते थे ना, जो मुस्लिम स्कॉलर होते थे ना, मुल्ला मौलवी वगैरह, ये सब न्याय देते थे, तो न्याय भी विभाग देता था। ठीक है, इसके ऑफिसर देखना कौन कौन होते थे। इस पे अलग अलग ऑफिसर होते थे। एक होता था, देखियो, सद्र उस सुदूर, काजी उल कुज्जत, और भी होते थे जैसे काजी हो गया आपका, मौलवी हो गया, ये नीचे स्तर के होते थे। ठीक है, अब देखो समझ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये पूरा धर्म और न्याय का विभाग है। इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिखा है, इनका ये हायरार्की होती थी। काम क्या होता है देखो, सद्र सुदूर सबसे इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है, सद्र सुदूर क्या करता है, देखो उस समय का जो मिडिवल पीरियड था, सल्तनत काल था, ये पूरा धर्म के आधार पे चला करता था। ठीक है, इस्लामिक आधार पे चला करता था। तो सद्र सुदूर क्या करता था, सभी धर्म संबंधी जितने सलाह दी जानी है, धार्मिक सलाह दी जानी है, वो सारे धार्मिक सलाह देता था। और मुख्य न्यायिक अधिकारी, ठीक है, मुख्य न्यायिक अधिकारी, मान लो कि सीजीआई टाइप का आज का, नो डाउट सबसे ऊपर सुल्तान ही होता था, लेकिन सुल्तान तक बहुत कम लोग आते हैं। सुल्तान के सामने दरबार में कोई पहुंचा तो पहुंचा, वरना सदर सुदूर सबसे बड़ा धार्मिक। जब कई बार ऐसा होता था, कोई कमजोर सुल्तान आया ना, तो सदर सुदूर उसे फिर बोलता भी था कि आप गलत कर रहे हैं, इस्लाम से ऊपर आप नहीं, तो इस्लाम के अनुसार शासन चलाइए। तो एक बड़ी अथॉरिटी होता था सदर सुदूर। जैसे अलाउद्दीन खिलजी टाइप के सुल्तान आए जो कि स्ट्रांग थे, उनने सदर सुदूर की बात ज्यादा नहीं सुनी। लेकिन जब कोई वीक आया, फिरोज शाह तुगलक टाइप का आए, तो सदर सुदूर की बहुत चलने लगी। ठीक है, तो ये था। इसके बाद काजी उल कुज्जत भी ऐसी ही है, ये भी धार्मिक सबसे बड़े निर्णय लेता था, धार्मिक वो सॉरी कानूनी। ये भी बड़े स्तर पे सारे जो मुख्य, ये एक चीफ जस्टिस टाइप का मान लो, मुख्य न्यायिक अधिकारी मान लो ये भी। ठीक है, सर ये आपने ऊपर लिखा धर्म सलाह मुख्य सलाह। हाँ, ये मतलब ये लिखा मैंने कि धार्मिक सलाह देने वाला और मुख्य न्यायिक अधिकारी है बेसिकली अपने राज्य का। राज्य का मतलब कि पूरे सल्तनत का। ठीक है, सदर सुदूर लिखना है तो वैसे लिख सकते हो कि राजा को धार्मिक सलाह देने वाला एवं पूरे सल्तनत का मुख्य न्यायिक अधिकारी का ये सदर सुदूर है। वही काजी उल कुजुत क्या है, ये भी एक न्यायिक अधिकारी है बड़े स्तर का। और काजी और मौलवी क्या होते हैं, ये छोटे छोटे स्तर पे, परगना स्तर पे, गांव के स्तर पे। ये काजी शादीशुदी करा रहा है, छोटी मोटी चीजें बता रहा है। मौलवी क्या बता रहा है कि आपको किस हिसाब से आपको यहाँ पे आचरण करना है, इस्लाम के अनुसार कैसे आपको प्रथाओं का पालन करना है, क्या करना है। तो ये बताने वाला काजी और मौलवी होते थे अपने स्तर पर। ठीक है, तो ये सारे धार्मिक और न्यायिक विभाग दीवाने रिसालत हुआ करता था। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो देखो अगर सल्तनत काल को हम देखें, तो सल्तनत काल का प्रशासन 4 स्तंभों पर आधारित था।
एक है दीवान वजारत जो कि राजस्व विभाग था, दूसरा दीवान अर्ज है जो कि सैन्य विभाग है, तीसरा दीवान इंचा है जो कि पत्राचार और जासूसी विभाग है, और चौथा दीवान रिसालत जो कि धार्मिक और न्यायिक मामले देखने वाले विभाग था। ठीक है, इसके अलावा भी टाइम टू टाइम कुछ विभाग बनते रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए, फिरोज शाह तुगलक ने बनाए, उनके नाम लिख लो और उनके आगे लिखना स्थापन दिखे हुए, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा। एक लाइन जोड़ना लिखना, इसके अतिरिक्त नीचे लिखना, इसके अतिरिक्त सल्तनत काल में कुछ अन्य विभागों की भी स्थापना हुई। कुछ अन्य न्यायिक विभागों की भी स्थापना हुई जो कि निम्न है। अन्य विभागों अन्य विभागों की भी स्थापना हुई जो कि निम्न है। ठीक है, कुछ कुछ हुए हैं, इनके नाम लिख लेना। बल्कि ऐसे लिख लो कि आप लोग लिखना, पहले हम विभाग का नाम लिख रहे हैं, फिर हम लिखेंगे कि किस सुल्तान ने उसकी वो की है स्थापना, और फिर उसका लिख लेंगे कि इस विभाग का कार्य क्या है। ठीक है, तो ऐसे में आपके कुछ विभाग के क्वेश्चन आता है, ये विभाग किसने बनाया, किससे संबंधित है, ये सब चीजें। तो सबसे पहले लिखना आप दीवान ए मुश्तक राज। दीवान ए मुश्तक राज पहला विभाग है। ठीक है, किसने बनाया ये विभाग, याद नहीं? ये बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। इस विभाग का काम लिखना, इसका काम है बकाया राजस्व वसूल करना। बकाया राजस्व वसूल करना। ठीक है, तो ये मुश्तक रास्ता। अगला है दीवान ए आमिर कोही। आमिर कोही, ये किसने बनाया? याद आ रहा है कुछ? दीवान ए आमिर कोही किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या विभाग था ये? कृषि विभाग था, बिल्कुल ठीक। इसके आगे लिखना कृषि विभाग। अगला है दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक का है। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक का है। और ये क्या है, गुलामों का विभाग है, मतलब गुलाम जो गुलाम काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो पूरा डिपार्टमेंट ये देखेगा, दीवाने बंदगान। ठीक है, अगला है हाँ, बंदागान, बंदागान एक ही है। अगला है दीवाने खैरात। ठीक है, अगला है दीवाने खैरात, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है। दीवाने खैरात लिखा, लिख रहे हो? दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये बेसिकली खैराती कार्य कर रहा है। मैं बताया था ना, मुस्लिम महिलाओं का विवाह करा दिया, किसी को फ्री में हॉस्पिटल दिला दिया, तो ये दीवाने खैरात था फिरोज शाह तुगलक वाला। और आखिरी है दीवाने इश्तिकाक। सर ये कार्य में क्या लिख देंगे कि महिलाओं की शादी वादी कराना? ये बेसिकली लिख देना कि खैराती कार्य कराना, सारे खैराती कार्य, शादी कराना, किसी को मुफ्त अस्पताल ले जाना है, सब चीजें।
ठीक है, दीवाने खैरात ने खैराती कार्य कराना। लास्ट में दीवाने इश्तिकाक। दीवाने इश्तिकाक भी फिरोज शाह तुगलक का ही है। ठीक है, दीवाने इश्तिकाक का काम क्या था लिखना, इस्लामिक धर्म गुरुओं को पेंशन देना, अनुदान या पेंशन देना। बेसिकली जो भी धर्म गुरु थे उन्हें पेंशन वगैरह देता था। इस्लामिक धर्म गुरुओं को अनुदान या पेंशन देना, अनुदान या पेंशन देना, ये इसका काम था। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे जो कि कुछ काम करते थे स्थापनकर्ता के साथ। इसके अलावा ना कुछ इंडिविजुअल ऑफिसर्स भी थे जो कि कुछ काम करा करते थे। सबके नाम लिख लो, वन वर्ड में पूछते हैं बहुत बार। इसके बाद अगली लाइन से लिखना, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त अन्य मुख्य अधिकारी या फिर अन्य मुख्य, ये लिखो, अन्य मुख्य अधिकारी निम्न है। अन्य मुख्य अधिकारी निम्न है, ये लिखना पहला आप। आमिर ए आखुर। सर वो ऊपर तो वही रहेगा ना, विभाग सुल्तान कार्य, वो कॉलम नहीं, वैसे ही रहेंगे सर। ना ना वो नहीं है, अगली लाइन से ऐड करना आप कि इनके अतिरिक्त या फिर इन विभागों के अतिरिक्त, इन विभागों के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी नियुक्त थे जो कि निम्न है। इन विभागों के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी नियुक्त थे जो कि निम्न है। पहला लिखना आमिर आखुर, आमिर ए आखुर। आखुर से पता चल रहा है किसका अध्यक्ष होगा? कि नाम से क्या पता चल रहा है किस चीज का? पशु, कौन सा पशु इंपॉर्टेंट होगा? लड़ाकू थे भी, घोड़ा, बिल्कुल सही। तो ये लिखना शाही अस्तबल का प्रमुख। ठीक है, शाही अस्तबल का प्रमुख था। दूसरा है आमिर ए हज, इसे हम बरबक भी कहते हैं। आमिर ए हज या फिर बरबक। ठीक है, इस आमिर ए हज में लिखना शाही समारोह का प्रमुख। जितने भी शाही समारोह होते हैं सब इसके अंडर होते थे। शाही समारोह का प्रमुख। अगले लिखना आप वकील ए दर। वकील ए दर। वकील ए दर लिखना शाही कारखानों का प्रमुख। शाही कारखानों का प्रमुख। अगला है सर ए जानदार। सर ए जानदार। सर ए जानदार लिखना शाही अंगरक्षकों का प्रमुख। शाही अंगरक्षकों का प्रमुख। अगला लिखना कोतवाल। कोतवाल पुलिस अधिकारी है तो लिख सकते हैं उसमें एक बेसिकली कानून एवं न्याय का व्यवस्था देखने वाला। कानून एवं न्याय की व्यवस्था देखने वाला अधिकारी कोतवाल था। और आखिरी अधिकारी लिखो मोहतासिब। आखिरी है मोहतासिब।
ठीक है। ये मुतासिब एक ऐसा अधिकारी होता था कि लोगों के बीच में घुमा करता था, देखता था हर कोई इस्लामिक प्रथा इस्लामिक आचरण कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब हर कोई 5 बार नमाज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा तो है, कोई इबादत कर रहा है, कोई अल्लाह के खिलाफ तो नहीं बोल रहा है। तो जो इस्लाम धर्म बोल के गया ना कि पर्दा करो, ये करो, वो करो, इसके हिसाब से आचरण कर रहे हैं तो तब ठीक है, अगर नहीं करता तो मुतासिब आगे रिपोर्ट कर देता था, फिर आगे कोतवाल के माध्यम से किसी माध्यम से आपको सजा सुनाई जाती थी। ठीक है, मुतासिब में लिखना, या वह अधिकारी है या वह अधिकारी है जिसका कार्य यह सुनिश्चित करना था कि यह सुनिश्चित करना था कि सभी व्यक्ति सभी व्यक्ति इस्लामिक प्रथाओं के अनुसार ही आचरण करें, इस्लामिक प्रथाओं के अनुसार ही आचरण करें। ठीक है, तो कुछ डिपार्टमेंट्स थे, क्लियर इतना यहाँ तक आपको? ये डिपार्टमेंट्स थे, हमने 4 डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट देखे, बाकी जो अलग अलग विभाग टाइम टू टाइम बनाए गए वो देखे, और बाकी जो अधिकारी नियुक्त किए वो लिखे। ठीक है, अब अगली लाइन में लिखना, प्रशासनिक सहूलियत के लिए सल्तनत निम्न प्रशासनिक इकाइयों में विखंडित थी। सल्तनत निम्न प्रशासनिक इकाइयों में विखंडित थी या विभक्त थी। ठीक है, इसे बनाने से पहले जैसे बनाओ वैसे बनाना, देखना, इसे देख लेना फिर बनाना आप लोग। ठीक है, राज्य लिखो या फिर इसे और बेहतर ही लिख सकते हो, सल्तनत ही लिख लो आपसे। सल्तनत का मुखिया कौन होगा? सुल्तान, तो सबसे ऊपर आ गया आपका सुल्तान। ठीक है, इसके बाद सूबा होता था, सूबे का मुखिया कौन होगा बताओ? सूबेदार, बिल्कुल सही। ठीक है, सूबेदार इसका मुखिया होता था। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि इल्तुतमिश ने एक सिस्टम बनाया था, एकता सिस्टम। ठीक है, तो एकताओं को बाद में सूबा बोलने जाने लगा, तो इसके आगे आप इक्वल टू करके ये भी लिख सकते हो, सूबा मतलब क्या था? एकता होता था, एकता का मुखिया कौन होता था? कौन? एकतादार भी था, और इसका मुखिया था मुक्ति, इसे वातिस भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा था? ठीक है, सूबे फिर शिख का मुखिया था शिकदार। ठीक है, इसे बाद में शिकदर भी कह सकते हैं आप। एकता एकता मैंने मुक्ति लिखा रखा है, आपको नहीं लिखा रखा है, या फिर केवल एकतादार लिखा है लिखा रखा है ना मुक्ति। ठीक है, अब देखना, अमील का जो अध्यक्ष होता था, अमील जो होता था वो होता था आपका, सॉरी, परगना का होता था अमील। अब याद रखना, गांव स्तर पे 3 अधिकारी होंगे, खुद मुकद्दम, पटवारी। खुद तो मुकद्दम पटवा, फिर बाद में गयासुद्दीन तुगलक ले आया था। तो यहाँ पे देखो, खुद मुकद्दम पटवारी में डिफरेंस भी यहीं पे लिखा रहा हूं मैं। खुद क्या होता था? खुद होता था लैंड ओनर। ठीक है, लैंड ओनर को क्या बोलते हैं? बेसिकली जमीन का मालिक, जमींदार कह सकते हो। तो खुद मान लो एक तरह का जमींदार हो गया। ठीक है,
मुकद्दम कौन था? मुकद्दम गांव का प्रधान होता था। अब पटवारी कौन होता था? पटवारी आपका रिकॉर्ड कीपर होता था, रिकॉर्ड रखने वाला कि किसने कितना आपका टैक्स दिया है। समझा भी आप बात? तो ये पूरा स्ट्रक्चर देखो, ये समझ लो पहले, उसके बाद लिख लेना। सबसे ऊपर सल्तनत है जिसका मुखिया सुल्तान है। इसके नीचे सूबा होता था जिसका मुखिया सूबेदार है। इल्तुतमिश में सूबे को इक्ता बोलते हैं जिसका मुखिया मुफ्तिया वातिस होता था। इसके नीचे सर ये पटवारी को ये भी तो बोल सकते हैं ना कि लेखा जोखा रखने वाला। हाँ वही बोलेंगे हिंदी में उसे, कि सारा जो अकाउंट होगा वो लिखने वाला। शिक का अध्यक्ष शिकदर या शिकदार है। परगना का अध्यक्ष अमील है। गांव में तीन होते थे, खुद मुकद्दम और पटवारी। खुद जमींदार है, मुकद्दम प्रधान है, पटवारी गांव का राजस्व का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी है। ठीक है, तो ये बना लो, आपके खत्म हो जाएगा प्रशासन। हो गया आपका? अभी लिखेंगे हम थोड़ा, खत्म करेंगे थोड़ा, बहुत जल्दी है। ये बना दिया आप लोगों ने सबने? ठीक है, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था याद रखना, इस प्रकार हमने विखंडित कर रखी है। सबका हो गया बाकी? ठीक है, अभी हमने इनकी प्रशासनिक व्यवस्था लिखी है ना, इनका देखो बस राजस्व में लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि टैक्सेस मैंने आपके पहले लिखा रखे हैं इनके। खम्स खिराज ज़कात जजिया आपको बता चुका हूँ पहले में, बताया था मैंने आपको, खम्स खिराज ज़कात जजिया। ठीक है, तो वो रिपीट नहीं करेंगे। इनका सैन्य प्रशासन, थोड़ा इनका आर्किटेक्चर देख लेंगे। ठीक है, तो भी टाइम है हम पे, थोड़ा रुको, ऐसे कंप्लीट ही कर लेते हैं। आ, अगला थोड़ा इनका सैन्य प्रशासन लिख लेना। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन में लिखना, सुल्तानों ने एक मजबूत सेना का निर्माण किया। एक मजबूत सेना का निर्माण किया। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। सुल्तानों ने एक मजबूत सेना का निर्माण किया और इनकी यह सेना और इनकी यह सेना मंगोल दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मंगोल की सेना ना दशमलव प्रणाली होती थी, मंगोल की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। देखो दशमलव प्रणाली क्या है, एज इट इज लिख लेना से। ये मंगोल सिस्टम था, बेहतरीन था, वो इनने अपनाया। देखो होता क्या था, सबसे नीचे होता था घुड़सवार। घुड़सवार क्या हो गया? घोड़े में बैठा हुआ एक सैनिक। ठीक है, ऐसे ऐसे जब 10 घुड़सवार इकट्ठा होते थे, इसलिए दशमलव बोल रहे हैं, एक 10 घुड़सवार इकट्ठे हो गए तो इनके ऊपर एक अधिकारी होता था, इसे बोलते थे सर ए खैल। सर ए खैल, ठीक है। तो 10 घुड़सवार के ऊपर एक सर ए खैल। ऐसे ऐसे सर ए खैल जब 10 हो जाते थे तो इनके ऊपर एक अधिकारी नियुक्त होता था जिसे हम बोलते थे सिपह सलार। पुराने नाटक में आपने सुना होगा, किसी मुगल नाटक देखा होगा, तो सिपह सलार होता था एक। ठीक है, तो 10 सरे खैल के ऊपर एक सिपह सलार हो गया। ऐसे ऐसे जब 10 सिपह सलार हो जाते थे तो इसके ऊपर एक और अधिकारी होता है जिसे बोलते हैं अमीर। कि अमीर है, इसके नीचे 10 सिपह सलार रहेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जब 10 अमीर इकट्ठे होते थे तो इनके ऊपर होता था एक अधिकारी, दैट वाज मलिक। ठीक है,
मलिक एक काफी बड़ा अधिकारी था जिसके अंदर 10 अमीर आते थे, और ऐसे ऐसे 10 मलिक के ऊपर एक अधिकारी आता था जिसे बोलते थे खान। ठीक है, सबसे ऊपर होता था खान। तो चंगेज में बोलते हैं चंगेज खान लगाता था। चंगेज खान मतलब बेसिकली मिलिट्री हेड था, तो अपने टाइटल के आगे खान लगाया था वो आज की दुनिया खान नहीं है। तो इस प्रणाली को हम दशमलव प्रणाली बोलते हैं कि 10 के ऊपर है 10। ठीक है, ऐसे बना लो उसे। ये दशमलव प्रणाली ऐसी है, ठीक है, 10 घुड़सवार के ऊपर एक सरे ख्याल, फिर सिपे सलार अमीर मलिक खान। लिखा। ठीक है, तो इनकी दशमलव प्रणाली पर आधारित इनकी एक वो होती थी, क्या बोलते थे, सैन्य व्यवस्था होती है। ठीक है, अब देखो इनका ना आर्किटेक्चर बचा है, कुछ किताबें लिखी है। किताबें तो मैं आपको बता दूंगा, फोटो खींच के दे दूंगा, आप टेप लेना, उसमें कुछ है नहीं। पर आर्किटेक्चर लिख लो किसने क्या बनाया है। ठीक है, तो लिखना इनका आर्किटेक्चर को क्या स्थापित कला ना। 5 मिनट में लिख देंगे, आपकी भी क्लास शुरू होती है तुरंत होती है अभी। अभी तो नहीं हो रही ना, आपकी तो वैसे भी नहीं, आप लोग तो उसी साइड नहीं बढ़ रहे ना आप लोग, सब पास भी हो रहे हो उसी साइड में। गजब, बुद्धिमत्ता का अलग लेवल है आप लोगों का ना। ठीक है, तो लिखना स्थापत्य में कुछ बिल्डिंग लिखते हैं किसने क्या बनाई। लिखना स्थापत्य, पहले राज्य से शुरू कर रहा हूँ, जिसने इंपॉर्टेंट बनाया वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखना आप कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लिखना, इनके निर्माण लिखना, पहला निर्माण लिखना दिल्ली शहर, दिल्ली लिखते हैं इसे। ठीक है, इसे ऐसे दिल्ली लिखते थे, दिल्ली शहर। ये दिल्ली में ये पुराना दिल्ली जो था। ठीक है, दिल्ली शहर ना 7 दिल्ली से निर्माण हुआ है, वो कभी लिखाऊंगा आपको कौन कौन थी। पर भी दिल्ली लिखना। अगला लिखना हम कुतुबुद्दीन ऐबक का लिख रहे हैं। ठीक है, दिल्ली। अगला लिखना आप 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, क्लास तुरंत शुरू हो रही है क्या? अभी तो है टाइम, 5 मिनट। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। और एक और लिखना कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी दिल्ली में है। और इनमें आके लिखना कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार में एक चीज लिखना ब्रैकेट में, इसका निर्माण 1210 में इल्तुतमिश द्वारा खत्म कराया गया। और यहाँ, और यहाँ सूफी संत, सूफी संत बख्तियार काकी को समर्पित है। सूफी संत बख्तियार काकी को समर्पित है बेसिकली। ठीक है, तो उनके नाम पे नहीं रखती इनका काकी है, बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी इनका नाम था, ऐसे करके। तो उनके नाम पे इन्होंने जो बनाई थी। तो इस पे क्वेश्चन अगर आया तो शुरुआत कराई थी इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसे खत्म कराया है इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। चलो कल ही लिखते हैं, बाकी आगे काफी लोग। ठीक है, बाकी बस कल 5-10 मिनट में खत्म कर लेंगे हम। अब बाकी बीच का भक्ति मुक्ति वाला वो करेंगे हम और निपटा देंगे। क्लियर है? चलो फिर कल मिलता है आपसे।